नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। पाटन उन्नाव तहसील क्षेत्र के होनहार अमन वर्मा ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया 505वीं रैंक हासिल की है। मीडिया से वार्ता के दौरान अमन वर्मा ने बताया कि उनके पिता राम सुंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक थे, जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त, और मां श्रीमती कमलेश गृहिणी हैं, जो कि उनके प्रेरणा स्रोत हैं। अमन वर्मा ने बताया कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्यरत हैं और उसके साथ थोड़ा थोड़ा समय निकालकर तैयारी करते थे, और यह उनका दूसरा प्रयास है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने रिपोर्टर मनीष सज्जानंद के साथ सीधी वार्ता में यूपीएससी उत्तीर्ण होनहार अमन वर्मा से। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आज हमारे साथ अमन वर्मा जी हैं, जो कि यूपीएससी से आज रिजल्ट निकला है और ये उत्तीर्ण हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनसे। सबसे पहले तो अमन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी, अमन जी बताइए कि यूपीएससी की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, आपको कैसा लग रहा है? एक अच्छी अनुभूति है। निसंदेह कई सालों से मैं प्रयासरत था और आज माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के गाइडेंस से और संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार से मुझे मौका मिला, तो काफी खुशी की अनुभूति हो रही है। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने आज उत्तीर्ण किया है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं। बचपन से ही उनको हम लोग देखते थे देश की सेवा करते हुए, मेहनत करते हुए, और वो इस मसलों में हम लोग को गाइड भी किया करते थे, कई बार इंस्पायर भी करते थे। तो वो शुरुआती प्रेरणा रही। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए तो हम आसपास देखते थे कि कैसे एक सिविल सर्वेंट अपने कार्य से चीज़ों में परिवर्तन लाता है। हमारे गांव में कई बार उनका आगमन हुआ, उससे भी हमें जानकारी मिली। और जैसे जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा, मैंने और देखा हमारे कॉलेज के कुछ एलुमनाई लोग थे जो कि एक आईएएस सर्वेंट रहे हैं, और उनसे तमाम प्रकार की प्रेरणाएं हमें मिलती रही, तो तमाम सोच रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा जो यहाँ तक जो सफर रहा आपका, वो कैसा रहा? किस तरीके का स्ट्रगल रहा, कैसा रहा? जी, निसंदेह एक आनंददायी एक्सपीरियंस कहूंगा। अपने संघर्ष भी रहे, जैसे कि मैं एक वर्किंग एक्सपेरिमेंट हूँ, मतलब कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ काम भी कर रहा हूँ, तो उसके अपने चैलेंजेस आते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें कई बार चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगा कि इंसान ऐसे ही सीखता है। आप अंग्रेजी भाषा की पकड़ मजबूत करते हैं, नए विषयों को सीखते हैं, और अगर आप उस तैयारी को एंजॉय कर पाते हैं तो संघर्षों के होने के बावजूद आप कहेंगे कि एक आनंददायी अनुभव ही रहता है। जी, जी। इसके अलावा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, कई बार ऐसा लग रहा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? जी बिल्कुल, ये मेरा दूसरा प्रयास था। 2024 में मैंने लास्ट ईयर जब दिया तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैं कहना यही चाहूंगा कि इंसान को सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए। आपको ये देखना है कि ओके, आप नहीं निकाल पाए, कुछ कमियां रही होंगी, आप बैठ के उसको ऑब्जेक्टिवली देखें कि क्या कमी है, उस पर और मेहनत करें। ये परीक्षा ऐसी है जिसमें आप मान के चले कि आपका 2 साल 3 साल जाएगा। तो अगर कोई युवा एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि संयम बहुत जरूरी है, लेकिन केवल समय नहीं देते रहना है, आपको अपनी चीजों को कैलिब्रेट भी करना है। समय के साथ आपको देखते रहना है कि हाँ, कमियां कहाँ हैं। अगर खुद समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो किसी का गाइडेंस लें, मेंटर लें, और उसके बाद उसको दूर करें। आपने हिंदी मीडियम से पढ़े या अंग्रेजी माध्यम से? अंग्रेजी माध्यम से था मेरा। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हिंदी माध्यम वाले लोग हैं, उनके लिए इतना टफ क्यों कहा जाता है? जी, 2 पहलू हैं। पहला तो पहलू सीसैट का है, जिसमें हम मानते हैं कि कई बार जो अनुवाद रहता है वो क्लिष्ट रहता है, कई बार आप समझ के नहीं कर पाते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं स्कूल तक हिंदी में ही पढ़ा हूँ, लेकिन कई बार मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक बार लगता है कि हाँ, समझने में समय लग रहा है। और सीसैट जैसी परीक्षाओं में समय का बहुत महत्व रहता है, तो अगर आप बहुत तेजी से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अनुवाद ऐसा क्लिष्ट है, तो एक वो चीज रहती है। खैर, उसका समाधान भी है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि कई विषयों में आपको हिंदी माध्यम में कंटेंट नहीं मिलता। जी, अंग्रेजी की किताबें स्टैंडर्ड हैं, तमाम चीजें हैं। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जैसे मैंने राजनीतिक शास्त्र से अपना ऑप्शनल लिया था, अब कई बार उसका प्रॉपर अनुवाद आपको नहीं मिल पाता है हिंदी में, क्योंकि अधिकतर कंटेंट वेस्टर्न है, सब वहां से आया है। तो वो एक संघर्ष रहता है निसंदेह हिंदी मीडियम के छात्रों के। जी। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं, जो कि अभी उनकी इच्छा, उनके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारियां करें? जी, शुरुआत तो सर मैं यहाँ से करूंगा कि पहले आप खुद से पूछें कि आप ये परीक्षा क्यों दे रहे हैं। वो सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप 1 साल 2 साल 3 साल बिता देते हैं और आप परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप डिमोटिवेट रहते हैं। तो आपको उस वजह को ढूंढना होगा बार बार
कि वही वजह आपको मोटिवेट करती है कि नहीं, अगर मैं करना चाह रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। एक बार आपने वजह जान ली, और ना कि इसलिए कि सब लोग दे रहे हैं इसलिए मैं भी दे रहा हूँ। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे तो वो सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जो संघर्ष दूसरा रहता है ऑप्शनल का रहता है। कई बार छात्र जब चालू करते हैं तो उनको लगता है कि प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन असली तैयारी मेंस के एग्जाम में है, जहां पे आपका बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। प्रीलिम्स में तो आपके पास ऑप्शनल आते हैं, लेकिन मेंस का सोच के आपको चलना होता है। तो जो नए छात्र हैं उनको दिक्कत ये आती है कि शुरुआत में ये कोचिंग वो कोचिंग, ये सोच वो सोच, नहीं, आप मेंस का सोच के चलिए और दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ आपकी दोनों स्तर की तैयारी भी होती रहेगी। मेंस में जैसे कि आपने कहा उसके लिए नोट्स वगैरह कैसे कुछ बनाए आपने? सर, इसमें तो सबका अपना अपना अप्रोच है। कुछ लोग कोचिंग के दिए हुए नोट से भी काम चला लेते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ के चलाते हैं। मैंने अपने नोट्स बनाए सारे के सारे, और वही नोट्स मैं लगातार करीब 2-3 साल मैंने जो जर्नी रही मेरी उसमें इस्तेमाल किए, उस पर एडिशन करता रहा, उस पर हाईलाइट करता रहा। मैं मानता हूं कि आपको नोट्स अच्छे दिखने के लिए नहीं बनाने चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए ऐसे जिससे आप रिवाइज तेजी से कर पाए। क्योंकि अगर आपके नोट्स इतने ज्यादा हैं कि एग्जाम के दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर पा रहे तो उसका कोई लाभ नहीं। तो मेरा तरीका क्या था कि मैं रनिंग नोट्स बनाया करता था, कोचिंग के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ या यूट्यूब के साथ साथ मैंने जो भी देखा नोट्स बनाए। उसके बाद कभी किताब पढ़ी, कुछ ऐसा फैक्ट समझ में आया तो उसको लिख लिया। तो ये मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कोचिंग की आपने बात करी, बहुत सारे ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं और उनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो वो अगर कोचिंग ना लगाए तो कैसे तैयारी करें? जी, बेहतर सवाल। अब इसमें सर क्या है कि हर ईयर के एग्जाम के पेपर के आधार पर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कि जो 2024 और 25 का पेपर था, ऐसा मानते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रखी तो आप उसमें से करीब 40 सवाल हल कर सकते हैं, और अगर आपने 40 सवाल वहां से हल कर दिए, उसके बाद 10-15 अलग से हल कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले का आप देखें तो कई बार ऐसा संभव नहीं था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। लेकिन किसी भी हालत में आपको एनसीईआरटी पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो छात्र काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, उनको पढ़ते रहना चाहिए। और उसके बाद आजकल ऑनलाइन कंटेंट काफी मिल जाता है। मैंने अपने दूसरे प्रयास में कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन मैंने यूट्यूब पे तमाम वीडियोस को रेफर किया और तमाम जो ओपन कंटेंट है उसको इस्तेमाल किया। तो आप समझदारी से उसका इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मदद हो जाती है। जी। वैसे बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उन्नाव जिले का हूँ सर। उन्नाव में पाटन गांव है, मैं वहाँ का यहाँ से। ये बताइए कि जिस तरीके से जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो अपने गृह जनपद के लिए, अपने जो जनपद के या गांव के जो लोग हैं या गांव के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जी सर, तो हमारे गांव की कुछ खासियतें हैं और कुछ कमियां भी हैं। मेरे ख्याल से उन कमियों में से एक ये है कि हमारा गांव काफी एग्रेरियन इन नेचर है, मतलब कि अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं और काफी बड़ा एरिया है जो कि इंडस्ट्रीज से अछूत है। आप चाहेंगे कि वहां पे थोड़ी और कारखाने लगाएं, थोड़ी और इंडस्ट्रीज दें, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज इकोनॉमिक के टर्म्स में कहते हैं, उसका बढ़ावा दें, ताकि जो लोग खेती में फंसे हुए हैं, उनका मन कर रहा है कि नहीं कुछ और नया ट्राई करें, इनकम बढ़ाएं, तो उनको उस चीजों में देना चाहिए। और भी जरूरत है इसी के साथ साथ कि हम हेल्थ पे फोकस करें, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करें, इन चीजों को बढ़ावा दें और युवाओं के लिए खासतौर पे हम प्रॉस्पेक्ट खोलें। ऐसा ना रहे कि युवा गांव का गांव में ही बन के रह जाए। गांव में रहना कोई खराब चीज नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो बाहर ऑफर की जाती हैं उन तक उनकी पहुंच हो, तो इन चीजों पे मेरा फोकस है। जी। जिस तरीके से आज आप उत्तीर्ण हुए हैं, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या प्रक्रिया है जो हमारे दर्शक हमको बताएं? जी सर, तो अभी इसके बाद कमीशन की तरफ से एक समन लेटर आएगा। जो एक्चुअल प्रोसेस है वो अब ट्रेनिंग का होता है, लवासना जाते हैं लोग, उसमें 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। तत्पश्चात जो स्पेसिफिक संस्थान है, जैसे कि अगर आप पुलिस में है, आईपीएस है, तो आपका एनपीए में आगे ट्रेनिंग चलती है। तो 3 महीने की बेस ट्रेनिंग, उसके बाद फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ऐसा चलता है। जी। जिस तरीके से अगर पुलिस की बात करी जाए तो इस वक्त अगर पुलिस को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो मीडिया से हालांकि आप तैयारी कर रहे थे तो उतना शायद आपने ध्यान ना दिया, लेकिन आप क्या कुछ सुधार करना चाहें? जी सर, पुलिस के केस में तमाम सुधार चल भी रहे हैं। जैसे कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है तहसील दिवस को लेकर। मैं मानता हूं कि ऐसी फोरम्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाती हैं, अकाउंटेबिलिटी लाती हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक कम करता है। लेकिन जो जनता के मन में एक भय है वो अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। कुछ केसेस आते भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार उस दिशा में काम कर भी रही है और हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो बेसिक्स है। जनता को अपने अधिकारों का पता हो, उनको ये पता हो कि हाँ, कोई भी सरकारी संस्थान हो, चाहे वो पुलिस हो या अन्य कोई हो, जनता की सेवा के लिए है, उनकी रक्षा के लिए है, तो जनता को अपने अधिकारों का जानकारी होना चाहिए।
दूसरा सर, जो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, जैसे कि अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी जानकारी पूरी ऑनलाइन दी जाए, जो लोग अन्य लोग हैं जिनकी शिकायतें उसका निवारण किया जाए, अधिकारी लोग उपलब्ध रहें, तो उससे मुझे लगता है कि पुलिस में जनता का विश्वास और बढ़ेगा और चीजें और बेहतर होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमेंट करके अगर कुछ जानकारी चाहते हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि उनको जानकारी दें, कमेंट के माध्यम से हम आपको फॉरवर्ड